तो कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। यस, जल्दी 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 से आप लोग मुझे बताएं कि कैसे हैं। शुरू करेंगे आज थर्ड सेगमेंट में। आज हम एंटर कर जाएंगे प्रवीण। थर्ड सेगमेंट का मतलब है कि कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप मुझे बताएं जल्दी से, एवरीथिंग इज ऑल राइट? क्या हम लोग ऑडिबल विजिबल हैं? क्योंकि टाइम तो बच्चों आप मेरे साथ लगभग हर क्लास में मैच कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 7 है, आज हम थर्ड पार्ट में यानी लास्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे। कंडक्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कंडक्टेंसेस के बारे में। तो कंडक्टेंसेस लास्ट पार्ट है। इसके बाद इसमें रह जाता है सिर्फ बैटरीज, बैटरीज का फॉर्मेशन, ड्राई सेल कैसे काम करती है, लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम करती है, ये सब चीजें इसमें रह जाएंगी। ठीक है, चलिए। आज थोड़ा हमें थ्रोट इन्फेक्शन सॉर्ट ऑफ है। एम आई ऑडिबल विजिबल? फटाफट से आप मुझे बताएं बच्चे जी। तो डीएसए नहीं आई है प्रवीण, अभी डीएसए डाल दूंगा मैं, अभी क्लास के एकदम बाद डीएसए डाल दूंगा। डीएसए में एक दो छोटी मोटी एरर थी, बाद में आपका टाइम वेस्ट होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए डीएसए को मैंने अपलोड नहीं किया था। तो अभी डीएसए आ जाएगी। डेली सेल्फ एनालाइजर क्लास के टाइम तक आपको मिल जाएगा नॉर्मली। तो मैं 3-4 डीएसए को प्रूफ रीड कर चुका हूं, क्योंकि मैं ही कर रहा हूं खुद, किसी एसएमए वगैरह से नहीं करा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें लग रहा है। तो शुरू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है प्रवीण? तो जल्दी से कल एंड परसों की, ठीक है, मैं अभी अपलोड कर रहा हूं डीएसए डेली सेल्फ एनालाइजर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आज ही हो जाएंगी सारी, अपलोड हो जाएंगे आगे की। तो आगे की जितनी भी है सब आज ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो सारी मैं खुद ही कर रहा हूं, क्योंकि बीच में ना आपने पिछली बार जब डिस्कशन हमारा हुआ था तो उसमें एक या दो आंसर इधर उधर थे, मैं नहीं चाहता इस बार भी ऐसा हो। तो चलिए, कोशिश कर रहा हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि ये कंडक्टेंसेस वेरी कैसे करती हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे यहाँ पर। पहला है आयनिक एटमॉस्फेयर और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मैंने आपको बताया था कि भाई जब एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास ये एक हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, हमने एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगा दिया। सपोज एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है, ओके, और एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। बहुत आराम से आप देखिए, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड लगा के सॉल्यूशन में और हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। बैटरी से हमने जोड़ दिया। सपोज हमारे पास इन दो इलेक्ट्रोड हैं, ये हमारे पास क्या है? कैथोड ले लेते हैं, एक को एनोड ले लेते हैं। तो हमारे पास ये पॉजिटिव है मतलब एनोड है, ये नेगेटिव है मतलब कैथोड है। यहां पर क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव हमने ले लिए। पॉजिटिव नेगेटिव लेने के बाद अब हमारे पास क्या होगा? ये हमें पता चल गया दिस इज एनोड, और ये हमें पता चल गया ये हमारे पास क्या है? कैथोड। अब क्या होगा? यहां पे जब हम आयंस रखेंगे, जब हम यहां पर आयंस रखेंगे तो आयंस क्या करेंगे? आयंस जितने भी हमारे पास आयंस हैं वो क्या काम करेंगे? जितने भी हमारे पास आयंस हैं, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, सपोज हमारे पास माइनस वाले हैं, जो माइनस वाले आयंस होंगे वो किधर की तरफ मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है? जो माइनस वाले हैं वो इस डायरेक्शन में, और जो प्लस वाले हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। जो प्लस वाले हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो प्लस और माइनस हमें पता चल गया। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहां पर प्लस माइनस का मतलब क्या है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं।
अब देखो जरा एक बार हमारे पास बच्चे, ये तो हमें पता चल गया कि प्लस और माइनस दोनों, तो यही इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो एक कटायन क्या करेगा, चार्ज कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह, अनायन भी चार्ज कैरी करेगा, उसे ही कहते हैं कंडक्टेंस। मतलब कुछ करंट कटायन कैरी करेगा, कुछ करंट अनायन कैरी करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें वीक एसिड आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, वीक बेस आ जाए, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए और सॉल्ट आ जाए। याद रखना है जैसे 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 अगर मैं बात करूं आपसे अभी के अभी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे वीक एसिड में हमारे पास क्या आ जाए, HCOOH आ जाए, जैसे हमारे पास क्या आ जाए, HCN आ जाए, हमारे पास CH3COOH आ जाए, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में देखो हमारे पास HCl आ जाए, HNO3 आ जाए, आप देख रहे हो ना, हमारे पास HBr आ जाए, H2SO4 आ जाए, HI आ जाए, हमारे पास वीक बेस में आ जाते हैं NH4OH आ जाए वीक बेस में, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH आ जाए, हमारे पास KOH आ जाए, ये सब के सब क्या है, दीज आर। और सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, NaCl, KCl वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। यानी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोवाइड कर सकता है, जो सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस यानी चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करेगा, उसे क्या बोलेंगे, जो चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करेगा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करेगा। जो चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करेगा उसे क्या बोलेंगे बच्चे, जल्दी से बताइए, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो याद रखना है, व्हेन करंट इज पास्ड देयर विल बी डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक बार फिर से सुन लो, जब एक इलेक्ट्रोलाइट में से हम करंट पास करेंगे, भाई हमने क्या किया, बैटरी लगा के करंट पास कर दिया, जैसे ही करंट पास करेंगे तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो भी आयंस हैं या तो वो पहले से ही टूटे हुए होंगे या वो क्या हो जाएंगे, करंट पास करने पे टूट जाएंगे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है बात बिल्कुल। अब देखो, चार्ज कैरियर्स आर आयंस, इसका मतलब यहां पे कटायन क्या करेगा, चार्ज कैरी करेगा, कटायंस के लिए चार्ज कैरी करेंगे कटायन और अनायन, कटायन और अनायन चार्ज कैरी करेंगे। इनकी कंडक्टेंस को हम क्या लिख देते हैं, मतलब कितना चार्ज ये पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कैरी कर रहे हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस से हम इन्हें डिनोट कर देते हैं। याद रखिएगा, यानी कटायन की कंडक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा प्लस से, और अनायन की कंडक्टेंस को डिनोट कर देंगे लैम्डा माइनस से। आने वाले टाइम पे हम ऐसा ही करने वाले हैं, अभी सिर्फ लिख के आपको फॉर्मली बता रहा हूं कि कंडक्टेंस होती क्या, अभी शुरू नहीं किया है हमने, पहले बेस बना रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज मोर चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, जो भी हमारे पास कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। याद रखना है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक तो आयनिक वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मीडियम में, दूसरा क्या हो जाएगा, मोर चार्ज कैरियर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोर डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। यहां तक की बातें अगर समझ में आते हैं तो चलो मुझे बताते कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, आई हैव अंडरस्टूड। अगर पहला पॉइंट आपको प्रवीण समझ में आ गया है, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप मुझे जल्दी से बताइए कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, आई हैव अंडरस्टूड, मतलब बात बिल्कुल सेट है, दिमाग में बैठ गई है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ये चीज। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, और सॉल्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ही क्या होते हैं, सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का काम करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना, यहां से आपको ना ढेर सारे
कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा याद रखना है कंडक्टेंस ऑफ एसिड्स। नॉर्मली क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ एसिड्स की कंडक्टेंस ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ बेसिस रहेगी, हमेशा याद रखना है। कंडक्टेंस ऑफ बेसिस ये जनरली रहता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। यहां पे याद रखना है अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम हो जाए, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस होती है वो ज्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, नॉर्मली ये होता है। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो एसिड्स की कंडक्टेंस बेसिस से ज्यादा होगी, क्यों होगी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं, बिकॉज ऑफ H+। H+ क्या होता है, प्रोटॉन जंप मैकेनिज्म देता है, हॉपिंग मैकेनिज्म देता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटॉन जंप कर जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब यह है बच्चों, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, अगर लेस प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, तो कंडक्टेंस बहुत कम हो जाएगी, आयंस बनेंगे ही नहीं। तो याद रखिएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए, पोलर हो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाए, तो कंडक्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है यहाँ पर, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या हो जाती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात याद रखिएगा। देखो लॉजिकल चल रहे हैं हम लोग, कुछ भी रटना नहीं है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अगर पोलर है DMSO THF तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से थोड़ा सा कम कंडक्टेंस, ज्यादा कंडक्टेंस शो करेंगे नॉर्मली। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहां पर याद रखना है जितने आयंस ज्यादा होंगे कंडक्टेंस चार्ज कैरियर्स उतने ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे आ जाइए, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस डायरेक्टली बढ़ेगी, टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस डायरेक्टली बढ़ेगी। तो ये हमें पता चल गया, ये चार बातें हमें हमेशा नोट करनी है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट है। तो ढेर सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हौले हौले हम इन्हें आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। देखो रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है R से, रेजिस्टेंस को फिजिक्स में भी R से डिनोट करते हो आप, यहां पे भी हम रेजिस्टेंस को R से ही डिनोट करेंगे। तो प्लीज नोट करें, रेजिस्टेंस is the measure of opposition shown by any substance to electrical flow। मतलब क्या होता है ये, opposition to electrical flow, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो में, चार्ज फ्लो में जो भी रोड़ा अटकाएगा उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी चार्ज फ्लो में जो भी रोड़ा अटकाएगा उसे ही क्या कहते हैं, चार्ज फ्लो के अंदर जो भी रोड़ा अटकाएगा उसे ही क्या कहते हैं, चार्ज फ्लो के अंदर जो भी रोड़ा अटकाएगा उसे ही क्या कहते हैं, that is called opposition shown by any substance। कोई भी सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो opposition shown by any substance to electrical flow is called resistance। तो रेजिस्टेंस को डिनोट किससे कर दिया जाता है, सपोज हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस R is directly proportional to L। प्लीज नोट कीजिएगा, रेजिस्टेंस is directly proportional to L। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में, प्रवीण रेजिस्टेंस सुना है कि नहीं सुना है फिजिक्स में, जल्दी से बताइए। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1 कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1 कंडक्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चे, 1 कंडक्टेंस हो जाता है। मतलब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब अगर हमारे पास एक AB है और दूसरा हमारे पास क्या है, AC, दो इलेक्ट्रोलाइट हैं। सपोज यहां पर R1 हमारे पास कितना है, R1 हमारे पास है, ये किस में आता है, ये आता है ओम्स में। क्या आता है, ये ओम्स में आता है। नोट कर लीजिएगा, इसे किस में डिनोट करते हैं, OHM, ओम में इसे डिनोट किया जाता है। तो यहां पे सपोज हमारे पास कितना है, 100 ओम्स है। यहां पर हमारे पास R2 कितना है, 50 ओम्स है।
50 ओम्स है। तो अब मुझे बताओ कंडक्टेंस, सपोज यहाँ पे कंडक्टेंस G1 है और यहाँ पे कंडक्टेंस G2 है, तो हमें पता चल रहा है कि G1 विल बी लेसर देन G2। क्यों? बिकॉज, ऐसा इसलिए है बिकॉज R2 इज लेस देन R1। तो ये आपने याद रखना है। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 1 अपॉन कंडक्टेंस हो जाता है। इसकी यूनिट्स क्या आ जाती हैं? यूनिट्स आ जाती हैं ओम। यूनिट्स क्या आ जाएंगी इसकी? ओम यूनिट्स आ जाएंगी। इजी पीजी अगर हो गया हो तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखो कंडक्टेंस के बारे में हम लोग, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी फिलहाल आपने जितनी भी चीज सुनी, सपोज मेरे पास एक वायर है, सपोज मेरे पास, मैंने मान लिया मेरे पास एक वायर है, शेप्स ले लेते हैं कुछ। सपोज मेरे पास एक वायर है, छोड़ते हैं इसे। सपोज मेरे पास एक वायर है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, ब्लैक वायर ले लें या ब्लू वायर ले लें या ये वायर ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक ये वाली वायर है, प्लीज ध्यान से देखना प्रवीण। सपोज मेरे पास एक ये वाली वायर है, देख रहे हो, ये वायर है सपोज मेरे पास, क्लियर है? इसको थोड़ा सा सलीके से बनाते हैं, थोड़ा और मोटा बनाने की कोशिश करेंगे इसको। सपोज मेरे पास ये वाली एक वायर है, सपोज मेरे पास ये एक वायर है, सपोज वी हैव अ वायर दिस, ये मेरे पास एक वायर है बेटा, ओके। ये कंडक्टर है कोई, इस कंडक्टर में मेरे पास, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस कंडक्टर में मेरे पास क्या है बच्चे, ये इस कंडक्टर की दोनों साइड से, ये यहां से और ये यहां से, ये कंडक्टर है मेरे पास। तो इस कंडक्टर की लेंथ मैंने मान ली कितनी है? L, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कितना है मेरे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मेरे पास सपोज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इट मीन्स रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। तो नोट कर लीजिएगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू रो इंटू L by A, रो इंटू L by A। यहां पे नोट कर लीजिएगा, ये जो रो इंटू L by A है, यहां पे रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। सपोज हमारे पास ये क्या है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नोट करते जाइएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो नोट करिएगा, यहां पर R इज इक्वल टू मेरे पास आ गया रो इंटू L अपॉन A। तो यहां पे नोट कर लेना है, ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है इसको, तो रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो मोटी वायर होती है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, जो पतली वायर होती है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आपने देखा भी होगा, जब हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स की बात करते हो तो उसमें बहुत पतली वायर लगाई जाती है और उसको लंबा कर दिया जाता है ऐसे स्प्रिंग की तरह, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी घुसे, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। देखा है ना आपने, जो हीटर होते हैं, हीटर में आपने देखा ना, हीटर में जो हीटर होते हैं, हीटर में आपने देखा होगा जो हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे होता है एलिमेंट। ये जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो ऐसे होता है, जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसे 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 XYZ में चलता रहता है। ये आपने देखा भी होगा, गांव में पुराने टाइम में अभी भी इलेक्ट्रिकल हीटर्स यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स में आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि पतली वायर ली जाती है और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। बल्ब के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत छोटा फिलामेंट लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट की बजाय इसे फिलामेंट कहते हैं। तो एलिमेंट की बजाय इसे फिलामेंट भी बोल सकते हो आप। ये फिलामेंट है, क्या है ये? फिलामेंट।
आपने देखा होगा फिलामेंट ऐसे ही होते हैं, देखा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिकल हीटर्स तो आपने देखे होंगे, तो ये रेजिस्टेंस वहां पे काम करता है। तो रेजिस्टेंस की जब भी हम लोग बात करेंगे तो याद रखना है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मोटी वायर में से फ्लो करवाई जाती है, पतली वायर में से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, बड़ी मुश्किल से फ्लो करेगी ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है ना बच्चे, चलिएगा। तो यहां से रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता चल गया, इसके यूनिट्स के बारे में हमें पता चल गया। ओम यूनिट में आ जाता है, क्या आ जाता है, ओम। ओम इसकी यूनिट्स हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, इजी पीजी। चलिए, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। अब देखो बहुत आराम से आप क्लास में ही नोट्स, आपके साथ नोट्स सारे मैं रेगुलरली शेयर कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर is expressed in terms of reciprocal of resistance, and it's in case it is the ease provided by the solution to the passage of current। यानी ये क्या होती है, ease, with ease, कितनी ease के साथ कोई भी करंट को पास कर रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा कंडक्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय G, कैपिटल नहीं स्मॉल, ये कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। तो G इज इक्वल टू आ जाता है 1/R, नोट कर लीजिएगा, G इज इक्वल टू 1/R। यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इसकी यूनिट्स आ जाएंगी, या तो आ जाएंगे ओम इनवर्स, और इसे कहते हैं महो, ओम इनवर्स या महो भी कहा जाता है इसे, ओम इनवर्स या महो कहते हैं इसे, नोट कर लीजिएगा। तो हमें पता है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/R। R की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, R की वैल्यू होती है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, बट हमें पता है कि क्या पता है हमें, R इज इक्वल टू है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू L/A। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से R की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास दिस अपॉन रो, और यहां से कितना आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, दिस अपॉन रो इंटू यहां से आ जाता है A/L, क्या आ जाएगा, A/L, क्या आ जाएगा, A/L। तो यहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो हमारे पास है, यहां से प्लीज नोट कर लीजिएगा, R की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड कापा, इसे क्या कहते हैं, कापा। तो नोट कर लीजिएगा यहां पे जो हमारे पास 1/रो, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, भूल मत जाना। और इसे क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, और कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। कंडक्टिविटी डिनोट करते हैं इसे कप्पा से या कापा से। कापा मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास G इज इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से देखना, K अपॉन यहां से क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट, अपॉन सेल कांस्टेंट। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। दिस इज वेरी वेरी इजी, लेमन स्क्वीजी बिल्कुल। तो ये बात आप दिमाग में डाल के रखिएगा। तो ये आपके सामने है, G इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1/R। 1/R की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारे पास कापा, ये आपके सामने कापा इंटू 1/R की वैल्यू, कापा इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। जैसे ये जो हमारे पास है, आप देखो इसकी वैल्यू हमें साफ साफ नजर आ रही है। अगर हमें साफ साफ दिख रहा है कि A इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L हमारे पास कितना हो जाए, L हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो हमारे पास हमें साफ साफ दिख रहा है कि G इज इक्वल टू कापा हो जाएगा। इसका मतलब ये बात तो आपको क्लियरली याद रखनी है, यानी कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ with unit area of cross section is called specific conductance। देखो डेफिनेशन साफ साफ नजर आ रही है, लिखाऊंगा हालांकि मैं डेफिनेशन, लेकिन बना भी तो सकते हो ना, हर चीज रटने की जरूरत हमें क्या है, जेई में, नीट में, कहीं भी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जितना आप ज्यादा रटने की कोशिश करेंगे उतना आप अपने, ठीक है ना, अपने जो भी आपका टारगेट है उससे दूर जाते जाएंगे। तो जितना कम रटोगे उतना मजा आएगा, जितना ज्यादा रटोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करनी है कि मिनिमम रट्टा हो जाए। यहां पर एक बात आपने और याद रखनी है, क्या याद रखनी है,
कि जो हमारे पास मोह होता है, देखो ये तो मोह, ये तो क्या है मोह, एक होता है मोह। मोह क्या होता है? दिस इज द हार्डनेस स्केल, जिसमें हम डायमंड की हार्डनेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। याद रखना है, एक हमारे पास क्या आता है, महो, एक हमारे पास क्या आ जाता है, महो आ जाता है। महो क्या होती है, स्केल ऑफ हार्डनेस। ये क्या होती है, स्केल ऑफ हार्डनेस। दिस इज अ स्केल ऑफ हार्डनेस, ये स्केल ऑफ हार्डनेस होती है। डायमंड के लिए 10 होती है। तो याद रखना है, एक हमारे पास क्या है बच्चों, मोह, एक है महो, एक है मोह। तो दोनों में डिफरेंस है, कभी आप भूल जाएं। ये क्या है, मोह, MOH। तो मोह इज अ हार्डनेस स्केल। एक आ जाती है हमारे पास महो। महो क्या होता है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। एक होता है हमारे पास मोह, मोह माया। तो ये मोह माया में से मोह आपके सामने आ चुका है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करेंगे धीरे धीरे, होले होले। तो यहां से देखो कंडक्टेंस हमें पता चल गया कि कंडक्टेंस को हमने कैसे यूज किया। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, और इसे कंडक्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कप्पा इसे कहा जाता है। तो एक कप्पा क्या होता है, याद रखिएगा, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, नोट कर लेना क्या हो जाएगा ये हमारे पास, कंडक्टेंस अगर बाय डेफिनेशन बात करें, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ऑफ यूनिट लेंथ, कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, LENGTH, कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ऐसे भी आप इसे डिनोट कर सकते हो। इसे कहा जाता है बच्चों कापा। तो कापा हमारे पास कितना हो जाता है, कापा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन, यहां पे देखना कापा इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, कापा इज इक्वल टू आ जाता है 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। तो नोट कर लेना है, कापा इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। तो यहां पे याद रखिएगा हमारे पास कापा की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चे, दिस इज कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, इंटू सेल कांस्टेंट, मतलब कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट के बराबर होता है ये। क्योंकि हमें पता है ये क्वांटिटी तो क्या है, ये तो हमें पता है G के बराबर है, सेल कांस्टेंट सॉरी कंडक्टेंस के बराबर है 1 अपॉन R, और सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। इजी पीजी है, 11 स्क्वीज है बिल्कुल। तो एक यूनिट लेंथ के कंडक्टर से, तो कापा की यूनिट्स क्या आ जाएंगी बताओ जरा मुझे, कापा की यूनिट्स बताओ एक बार फटाफट से। कापा की यूनिट्स क्या आ जाएंगी, कापा की यूनिट्स आ जाएंगी 1 अपॉन ओम और इंटू एल, एल का मतलब सेंटीमीटर, अपॉन ए का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से कितनी आ जाएंगी यूनिट्स, यहां से यूनिट्स आ जाएंगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, मोह को साइमन भी कहते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो नोट कर लेना, दीज आर यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं किसकी, कापा की, ये यूनिट्स है कापा की। कापा किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे कापा चेंज होगा, सारे क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको मैं कराऊंगा। अभी तक मुझे बताओ जल्दी से कि बात बिल्कुल क्लियर कि नहीं क्लियर, क्योंकि ये बोर्ड में भी काम आएगा। अगर आप बोर्ड देने जा रहे हो, अभी 12th में हो आप प्रवीण, क्या आप 11th में, अभी आप 12th में जस्ट आए हो ना, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रवीण बाबू आप तो जस्ट अभी 12th में आए हो, आई गेस सो, राइट। तो आपने अभी तक नहीं लिखा है, लिख दीजिए जल्दी से बताइए। तो आपको मैं छोटी छोटी चीजें बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि जी। तो आप एनसीईआरटी में भी मैं आज आपको कुछ निशान लगवाऊंगा, एनसीईआरटी आप रेडी रखिएगा। तो मैं आपको एनसीईआरटी में कल से, आज से नहीं कल से मैं एनसीईआरटी में आपको बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने करने और मुझसे पूछने हैं। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। यहां पर देखो हमारे पास कंडक्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, आप देख रहे हो, सपोज ये हमारे पास एक सेल है,
ये एक सेल आपको नजर आ रही है। सपोज हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हमने क्या किया, हमने दो इलेक्ट्रोड्स रख दिए। इस सेल के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड रख दिए, एक तो ये वाला इलेक्ट्रोड आ गया, एक तो ये वाला इलेक्ट्रोड आ गया इस सेल के अंदर, और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड आ गया। आप ध्यान से देखिएगा, ये बात प्लीज नोट कीजिएगा, आपको कैसे कंडक्टर्स के अंदर लेंथ निकालनी है। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स आ चुके हैं, एक तो ये इलेक्ट्रोड आ गया है हमारे पास, और एक ये इलेक्ट्रोड हमारे पास आ गया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड में आपने अगर नोटिस किया हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरी प्लेट का जो एरिया है, यानी ये जो प्लेट है ये 1 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी है, स्क्वायर शेप की प्लेट है। इसके बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया सच दैट द एंटायर एरिया, हमने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भरा कि एंटायर एरिया इज इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भर दिया है कि सारा का सारा एरिया इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है। तो आप देखो जरा ध्यान से, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दो इलेक्ट्रोड आपने लिए, दो पत्ती टाइप के इलेक्ट्रोड आपने लिए, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब स्क्वायर शेप की एक 1 सेंटीमीटर चौड़ी 1 सेंटीमीटर लंबी एक आपने क्या ले ली, शीट ले ली, और दूसरी शीट भी सेम ली आपने। उन दोनों को 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया और उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भर दिया कि सारा का सारा सरफेस एरिया इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है। मतलब कहीं भी आयन आ जा सकते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया। तो याद रखना है, यहीं पर हमारे पास ध्यान देना बच्चे, ये बात याद रखना है, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। सरफेस एरिया आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट में रख दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में ये इलेबोरेट नहीं किया गया है, तो इसको इलेबोरेशन यहीं पे देखना है। तो याद रखना है, कंडक्टेंस मेजर्ड, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसे, इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड कापा, इसे ही कापा कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कापा का मतलब क्या है। कंडक्टेंस ऑफ 1, यहां पे देखिएगा, इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहां से यहां तक नजर आ रहा है, इसके अंदर का एरिया क्या है, कांटेक्ट में है। तो ये जो यहां पर टोटल एरिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। इजी पीजी बात है, क्योंकि इसका एरिया, इसके एरिया में और कितनी डिस्टेंस है यहां से 1 सेंटीमीटर, तो कितना वॉल्यूम होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml वॉल्यूम है। तो इसकी कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। समझ गए हो, तो इस कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टेंस बोला जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्योंकि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से इधर, यहां का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यहां वाले जो आयंस हैं वो तो लेयर बना के बैठे होंगे, तो समझ गए ना बीच में। तो ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला फंडा है। अब देखो जरा एक बार थोड़ा और इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं इसे मैं। इधर देखिएगा, मुझे पता है कि ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है और ये जो लेंथ है इसकी ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने पूरा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है। ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो कापा इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास G इंटू L अपॉन A। तो G का मतलब आपको पता ही है, कंडक्टेंस को कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं। दो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर
की लेंथ पे रखा गया है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को। इजी पीजी है, लेमन स्क्यूजी है। इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है अभी तक तो जल्दी से बताइए कि सर बात समझ में नहीं आई। एक बार, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश नहीं, मैं आई विल मेक श्योर कि आपको कोई ऐसी चीज ना हो जो समझ में ना आए। ऐसी पॉसिबिलिटी अपन रखेंगे नहीं कि कोई बात आपको समझ में ना आए, ऐसी पॉसिबिलिटी मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी तो डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। तो कापा की यूनिट्स हमें पता चल गई, कापा क्या होता है हमें पता चल गया, कंडक्टेंस क्या होती है 1 रेजिस्टेंस, कापा क्या होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इज कापा, सिंपल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक टिल नाउ, अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस पढ़ा है, हमने जी पढ़ा है, हमने कापा पढ़ा है, हमने रो पढ़ा है। ये 4 चीजें हमने पढ़ी हैं। इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या है, ओम्स। इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, ओम इनवर्स। इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू, इसकी यूनिट्स है ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो याद रखना है, तो ये हमें पता चल गया। तो याद रखना है दिस कापा, कापा इज व्हाट, कापा इज नथिंग, कापा इज नथिंग बट आपके सामने है, देखो ये रो की तो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, ये रो की ही वैल्यू है, रो को इधर ले जाओ, आर को इधर ले जाओ, तो कापा इज नथिंग बट दिस। कापा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के जो बच्चों उल्टा होता है यानी इनवर्स होता है उसे ही कापा कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, 100% क्लियर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, प्रवीण हो जाओगे आप। बस याद रखना है कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्कस जरूर कर लेना है। सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था 4-5 पॉइंट्स हैं, सारे आपको डिस्कस करने हैं। जब भी आप कंडक्टेंस ले रहे हो तो जितने भी कंडक्टेंस, जितने भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सब की कंडक्टेंस जोड़ दोगे, यानी समेशन ले लोगे। कैसे, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज रेसिप्रोकल टू इट्स रेजिस्टिविटी। मतलब कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। याद रखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट्स हैं। दूसरे में आ जाइए, L अपॉन A इज नोन एज सेल कांस्टेंट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स एज SI यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स होती है। अगर SI यूनिट में है तो मीटर इनवर्स में होता है। तो हमारे पास L बाई A ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। L बाई A ये क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ सेल, वैल्यू फॉर अ सेल, एक पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है ये, क्योंकि L और A तो सेम ही रहेगा। कंडक्टेंस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस क्या होती है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। कंडक्टेंस क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये बात जरूर याद रखिएगा। अगर हमारे पास एक A है मीडियम में, एक B है मीडियम में, एक C है मीडियम में, एक D है मीडियम में, तो हमारे पास कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हमारे पास आ जाएगी कंडक्टेंस ऑफ A प्लस कंडक्टेंस ऑफ B प्लस कंडक्टेंस ऑफ C प्लस कंडक्टेंस ऑफ D। याद रखना है, सबको जोड़ देंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट। कंडक्टेंस ऑफ वाटर भी लेनी है, कभी आप कंडक्टेंस ऑफ वाटर को इग्नोर कर दें, कंडक्टेंस ऑफ वाटर भी आएगी। अगर हमारे पास वाटर है तो सॉल्वेंट की कंडक्टेंस भी आपने लेनी है, क्योंकि सॉल्वेंट भी कंडक्ट करता है, तो सॉल्वेंट की कंडक्टेंस को भी आपने ऐड कर देना है। मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, जितने भी आयंस को कैरी करने वाले हैं, जितने भी आयंस प्रोवाइडर हैं, सबकी कंडक्टेंस को आपने लेकर चलना पड़ेगा। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ अपन मूव कर जाते हैं। देखो जरा एक बार, कंडक्टेंस ऑफ वाटर अगर हमारे पास बहुत कम है, अगर हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है, 3.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 कितनी होती है, 3 रेज टू दी पावर -5 साइमंस मीटर इनवर्स होती है SI यूनिट में। डिस्टिल्ड वाटर की, यानी सी वाटर की नहीं, डिस्टिल्ड वाटर की बता रहा हूं मैं। तो याद रखना है, अगर हमारे पास ये हो जाए
तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज नेग्लेक्टेड, कंडक्टेंस ऑफ वाटर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड, इज नेग्लेक्टेड। तो ये बात याद रखना है, अगर हमारे पास कंडक्टेंस बहुत ज्यादा दी गई हो तो वाटर की कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट करके आप आंसर ले आओगे। अगर कंडक्टेंस कहीं 10⁻⁻4 में दी है, -5 में दी है, तो आप वाटर की कंडक्टेंस को गलती से भी नेग्लेक्ट मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा उससे। आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इलेक्ट्रोड अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हों तो क्या करेंगे, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेके चलेंगे जो कॉमन है। जैसे यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रोड अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है और ये इलेक्ट्रोड अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, देन द कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज टेकन एज इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आ जाएगा, दिस विल बी इफेक्टिव एरिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एरिया, ये हमारे पास इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। तो याद रखना है, हमने जो छोटा है वो डिसाइड करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर ये छोटा है तो इसके ऊपर ये जितना आएगा उस एरिया को कंसिडर करेंगे, जितना एरिया ये कवर कर सकता है। इसमें ये उल्टा नहीं ले सकते आप, छोटे वाले को लेके चलना पड़ेगा। इजी पीजी, नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे। कॉमन का मतलब ही छोटा निकालना होता है, बड़ा तो आप यहां से निकाल ही नहीं सकते। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अभी तक कोई भी बात ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो? चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन पूछने की बारी आ रही है, तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ जल्दी से करके, लेट मी सी कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है। अभी जल्दी से बताइएगा। यहां पर हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, a conductor of length कितना 16 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया कितना बच्चे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफर्स a resistance of 50 ohm. फाइंड कापा, फाइंड कापा, कापा बताइए क्या हो जाएगा, फाइंड कापा, जल्दी से कापा बताइए क्या आ जाएगा। आपके पास आधा मिनट है, आधे मिनट से भी कम में आपने बताना है कि कापा क्या आ जाएगा। बताएं 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 जल्दी से। देखें जी जरा क्या जवाब आपका आया है अभी तक। प्रवीण बाबू ने क्या जवाब दिया है? प्रवीण बताइए बेटा, इसमें क्या, मैंने आपसे ये पूछा है इसमें आंसर क्या आएगा, तो आंसर बताना था आपने, इसमें क्या आ जाएगा। कापा तो निकाल ही सकते हो, कापा निकालो जरा एक बार प्रवीण, अभी तक कापा नहीं निकला है इसमें आपसे।
प्रवीण 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 कापा निकाल के बताइए क्या आ जाएगा भाई। कापा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू होता है 1/r इंटू L/a, यही तो होता है कापा। तो इतना तो आप कर ही सकते थे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/50 इंटू L कितना है हमारे पास 16/a कितना है हमारे पास 144। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 9 आ गया। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, यहां से आ गया 1/450 1/450। अरे प्रवीण क्या कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा है कापा बताना है, तो कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/a होता है ना कापा। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/ कितना आ जाएगा ये 450। 1/450 का मतलब हो गया हमारे पास, यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 1000, या 1000 तो क्यों ही लेके चले 100 ले लेते हैं। 100/45 100/45 इंटू 10⁻⁴ कितना लेके चलेंगे। यहां पर देखो ये हमारे पास कितना है, एक 0 हटाएंगे तो 0.1 हो गया, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻³ तो इससे इसे उड़ा देते हैं 5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 9 से इसे उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 2. अब हमारे पास कितना बचा 20 बचा, फिर तो 2.2 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताइए जरा एक बार, इजी पीजी या लेमन स्क्वीजी, ये सही है या गलत है, फटाफट से बताएं जल्दी से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो प्रवीण, जो 0.25 आपने बताया था वो तो गलत ही हो गया ना बेटा, समझ में आया अपनी गलती आपको या नहीं भाई। कापा का फॉर्मूला तो यही है ना, कापा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यही तो है कापा का फॉर्मूला। इतनी बार में हमने कापा का फॉर्मूला रिवाइज कर डाला, उसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर तो उसका ये तो गुनाह अजीम हो गया। दिस इज गुनाह अजीम। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। चलिए खैर ये सब तो चलता रहेगा, आप समझ गए ना। तो छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। अब कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, रॉन्ग है ये। पढ़िए जरा इसे एक बार, क्या होती है मोलर कंडक्टेंस, पहले एक बार समझो। द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना, अपार्ट, हैविंग area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution which contains 1 mole of electrolyte। मतलब समझ गए, यूनिट डिस्टेंस पे हमने 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखना, हमने 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले जो यहां पर रखे थे, जो हमने यहां पर इलेक्ट्रोड्स रखे थे, इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, am I क्लियर, ये कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच में कितना वाटर भरा हुआ है बच्चे जल्दी से बताइए, इनके बीच में कितना वाटर भरा हुआ है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ये थियोरेटिकल नहीं। यहां पर देखो, अगर मेरे पास यहां पर बच्चे ये देखिएगा, यहां पर मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, ये एक क्यूब है जिसकी यूनिट लेंथ है। इस क्यूब की लेंथ कितनी है, L इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। यहां पे एक इलेक्ट्रोड, यहां पे दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पे लगेगा। दूसरा इलेक्ट्रोड कहां पे लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड को कहां पे लगाना है, यहां पे लगाना है। तो आप देखो ये वाला इलेक्ट्रोड, अब इसका जो अंदर हमने सॉल्यूशन भरा है, इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन भरा है पूरा, वो कितना हो जाएगा, कितना भी हो, मैंने मान लिया कितना भी वॉल्यूम है, यहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर, यूनिट डिस्टेंस है, कितनी है यूनिट डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले लीजिए। इसके बीच में जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो कितना है 1 मोल, तो जो इसकी कंडक्टेंस आएगी दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको ये चीज, फिर से सुनो जरा एक बार। कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट
and having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume। हमने मान लिया कितने वॉल्यूम में है, ये V वॉल्यूम में है, V वॉल्यूम के अंदर है, V वॉल्यूम के अंदर 1 मोल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, that contains exactly 1 mole of electrolyte, this is called molar conductance। दोबारा से रिपीट करना है या बात समझ में आ गई है? टन की आवाज आ गई तो लिखो जल्दी से टन। एक बार फिर से सुनो, conductance of a solution offered between conductance of a solution kept between electrodes at a unit distance apart and having area of cross section large enough to accommodate that volume of solution which contains 1 mole of electrolyte is called, उसे क्या बोलेंगे, that is called molar conductance। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास लैम्डा मोलर हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मोलर। मोलर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, 1 मोल, इस वॉल्यूम के अंदर कितना है, ये ml में वॉल्यूम है, इसके अंदर कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, जल्दी से बताइए, इसके अंदर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है VML के अंदर, इस टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है V वॉल्यूम के अंदर, 1 मोल है, समझ गए ना। तो VML कौन सा है, दिस इज द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू आ जाता है कापा इनटू, यहां से आ जाता है V इन ml। तो V इन ml की वैल्यू पुट करो। हमें मोलैरिटी से एक बात पता है, क्या पता है हमें मोलैरिटी से, हमें मोलैरिटी से एक चीज मालूम है, बताओ जरा एक बार, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, दिस इज मोलैरिटी। यही होती है ना मोलैरिटी। हमें पता है सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट का कितना है 1 मोल, सॉल्यूट का कितना है 1 मोल है, तो हमारे पास ये आ गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया, जरा एक बार ध्यान से देखो, VML की वैल्यू पुट करो, इसे इधर ले जाओ, इसको यहां पे लाओ, तो हमारे पास VML इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन m। बोलो जरा एक बार ये बात गलत है या सही है, फटाफट से बोलिएगा। वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन m। ये किसमें है, ml में वॉल्यूम है, रख दो ये वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यही है हमारे पास फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में कुछ भी नया नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कहां से। इसे लैम्डा m भी लिख सकते हैं, इसे बड़ा लैम्डा भी लिख सकते हैं, बड़ा लैम्डा भी लिखा जा सकता है। दिस इज मोलर कंडक्टेंस। इसकी यूनिट्स बताओ, मोलर कंडक्टेंस की क्या हो जाएंगी, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स आ जाएंगी, देखो कापा की यूनिट्स और मोलैरिटी की यूनिट्स, दोनों को जरा एक बार लेकर चलो, कापा की यूनिट्स और मोलैरिटी की यूनिट्स दोनों को एक साथ लेकर चलो, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, मोल्स पर लीटर। तो हमारे पास मोल्स पर लीटर का मतलब हमारे पास नीचे सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर 1000 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स, क्या आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये नोट कर लीजिएगा, याद रखना है ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, तो इसे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं आप। तो एक ही बात है, दोनों में से कोई भी। अब एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि ये चीज 110% क्लियर है। अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताइएगा, उसको अभी क्लियर करेंगे। एंड बी स्पेसिफिक कि सर मुझे यहां पर डाउट आया है, प्लीज आप एक बार बता दीजिए। हाँ, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल तो एक ही है और वॉल्यूम कितना है, VML है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर तो क्या आ जाएगा, लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये इजी पीजी लेमन स्क्विजी वाला फंडा था। तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि चीजें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में नहीं आई हैं तो भी उसका कोई ना कोई इलाज निकाला जाएगा। जल्दी से, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं तो उसका भी इलाज निकाला जाएगा। यस, उसका भी इलाज निकाला जाएगा। क्लियर? चलिए
तो यहां पर प्रवीण ने बोल दिया है बिल्कुल क्लियर है सर जी, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको चीजें क्लियर ना हो। अब देखो, अब हमारे पास दूसरा आ जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? सेम, बस वहां पे जहां पे VmL में 1 मोल था, यहां पे 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा। पढ़ो जरा एक बार। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस or conductivity of a solution is defined as the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in 1 v-liter VmL of the solution when distance between the electrodes is 1 centimeter and area of the electrode is so large that the whole solution is contained between them, is contained between them, is contained between them, is contained between them। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास सेम फंडा यूज करेंगे। यहां से आ जाएगा लैम्डा ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VmL। VmL क्या है? जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विवेलेंट है। तो यहां से हमारे पास लैम्डा ई कापा आ जाता है यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू VmL। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। दूसरे में देखिएगा लैम्डा ई इज इक्वल टू आ जाएगा कापा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? यहां पर नॉर्मेलिटी का मतलब है नॉर्मेलिटी, 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 नॉर्मेलिटी का मतलब होता है n एंड दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 1 ही है, हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट तो हमें 1 ही दे रखा है, तो सीधे सीधे आ गया। तो यहां से हमारे पास लैम्डा n, बेटा एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ये, लेकिन इनमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे फिर भी, इसके बावजूद भी आप गड़बड़ कर दोगे इसमें। तो लैम्डा n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। इन दोनों में एक चीज आपने नोटिस की, इन दोनों में आपने एक चीज नोटिस की कि कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ती है, कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ेगी, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और कौन सा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ कम होती चली जाएंगी। क्यों? बिकॉज मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? आयन आयन विल अट्रैक्ट विद ईच अदर, attract each other and because of that ionic atmosphere will be formed। तो कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ में कम होती चली जाती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये बात नोट करिएगा। तो यहीं पर मैं एक चीज लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। क्या बात याद रखनी है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको याद रखना है कि हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बढ़ेगी तो कापा बढ़ेगा, हमारे पास G बढ़ेगा, हमारे पास लैम्डा M घटेगा, हमारे पास लैम्डा E घटेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कापा, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कापा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा M इज इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 अपॉन C, 1000 अपॉन M। तो इसका मतलब अगर आप m को बढ़ाओगे तो हमारे पास लैम्डा m कम हो जाएगा। दूसरे में याद रखिएगा, लेकिन कापा बढ़ेगा, लेकिन जितना कापा बढ़ेगा उससे ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा किसमें? लैम्डा m में। तो नेट लैम्डा m क्या हो जाएगा? भाई कापा तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से मोलैरिटी बढ़ेगी कापा उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, तो नेट क्या हो जाएगा? रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। ये बात याद रखना है। अगर हमारे पास m बढ़ेगा तो याद रखना है कापा बढ़ेगा, मैं बार बार लिख रहा हूं, बट ये बात याद रखना है, बट कापा अपॉन m ये घटेगा, ये घटेगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये चीज आप नोट कर लेना। मतलब यहां पर जो इफेक्टिव चेंज होगा मोलैरिटी में, अगर मोलैरिटी 10% बढ़ रही है तो कापा 5% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा। तो नेट क्या हो जाएगा? नेट कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है। ये बात याद रखना है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ये दोनों तो बढ़ जाते हैं और ये दोनों घट जाते हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से एम्बेडेड होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में गड़बड़ होती है बाद में। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब जल्दी से इन दोनों को लैम्डा m, इसकी यूनिट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी बताओ जरा एक बार मुझे फटाफट से। यूनिट्स आ जाएंगे ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या हो जाएंगी यूनिट्स? ओम इनवर्स। और दूसरी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? दूसरी यूनिट हो जाएंगी साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स। इनमें से
जो यूनिट आपको अच्छी लगे यहां पे याद रखिएगा, इसे एसआई यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार यूनिट्स में खेला जाएगा, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में मत फंस जाना कि सर मुझे तो यूनिट्स और डायमेंशन में ही समझ में नहीं आया, तो फिर उसका इलाज नहीं होगा। केमिस्ट्री में फंसोगे तो बचा लूंगा, यूनिट्स में फंसोगे तो फिर तो वो सिली एरर होगी, उसका कोई इलाज नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करते हैं, जल्दी से देखिएगा, इजी पीजी है। तो यहां से अभी तक मैंने जो भी बातें की है, ये सारी की सारी बातों से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ये बहुत आसान है। कंडक्टेंस इज वेरी वेरी इजी। कंडक्टेंस क्या है बेटा, ये बालों ने बड़ा परेशान किया है। कंडक्टेंस इज वेरी वेरी इजी, कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो जरा एक बार, लैम्डा एम और लैम्डा ई के बीच में डिफरेंस देखो जरा, आपको अब समझ में आएगा लैम्डा एम और लैम्डा ई के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए एक बार प्लीज नोट करेंगे, एक बार प्लीज नोट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास प्लीज देखिएगा, अगर हमारे पास क्या आ रहा है NaCl, तो ये किसमें टूट रहा है, ये टूट रहा है Na प्लस और साथ में किसमें टूट रहा है प्लस Cl माइनस। अगर हमारे पास क्या आ रहा है लैम्डा, अगर हमारे पास CaCl2 आ रहा है तो ये किसमें टूट रहा है, ये टूट रहा है Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अगर मेरे पास AlCl3 है तो ये किसमें टूट रहा है Al3 प्लस 3Cl माइनस में। अगर मेरे पास क्या है Al2O3 है, ये किसमें टूट रहा है 2Al3 प्लस 3O2 माइनस में। अगर मेरे पास यहां पर देखिएगा Ax और By है, कोई एक अननोन दिया गया है, तो ये किसमें टूटेगा Xa प्लस YB माइनस X में टूटेगा। तो यहां पे देखो नेट चार्ज कितना है कटायंस के ऊपर, नेट चार्ज हमारे पास 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 5, यहाँ पे देखो 6 यूनिट है, यहाँ पे XY यूनिट है। तो लैम्डा एम हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एम की अगर मैं बात करूं, दिस विल बी लैम्डा ऑफ कटायन प्लस लैम्डा ऑफ अनायन। नोट कर लेना लैम्डा ऑफ अनायन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा एम। यहां से देखना दिस विल बी लैम्डा ऑफ Ca2 प्लस लैम्डा ऑफ 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस। नेक्स्ट में आ जाओ, यहां से हमारे पास लैम्डा एम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस थ्राइस ऑफ लैम्डा Cl माइनस, क्योंकि ये तो पर मोल है ना। तो यहां पे आगे बढ़ जाते हैं, लैम्डा एम ये कितना आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस थ्राइस ऑफ लैम्डा O2 माइनस। यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास लैम्डा एम, दिस विल बी इक्वल टू x इंटू लैम्डा A प्लस वाई और प्लस आ जाएगा y इंटू लैम्डा B माइनस x। मेरी बात अगर समझ में अभी तक आ गई हो तो मुझे बताइए जल्दी से, तो आप जोड़ के लिख दोगे कटायन की और अनायन की। लेकिन यहां पर याद रखना है, अगर मैं लैम्डा ई की बात करूं तो लैम्डा ई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा ई मेरे पास आ जाता है बच्चे, ये कितना हो जाएगा लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। ध्यान से देखना ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। नेक्स्ट में आ जाओ, लैम्डा ई कितना आ जाएगा यहां पर मेरे पास, ये आ जाएगा लैम्डा Ca2 प्लस बाई 2 और प्लस लैम्डा Cl माइनस। ये कितना आ जाएगा लैम्डा ई इज इक्वल टू, अभी देखना, पहले देखना फिर समझना, एक बार पहले देखो इसे अच्छे से, ये आ जाएगा 1/3 इंटू लैम्डा Al3 प्लस 4 से डिवाइड हो रहा है और प्लस लैम्डा Cl माइनस। यहां पे देखो मोल से मल्टीप्लाई नहीं होता, 4 से डिवाइड हो जाता है। यहां पे लैम्डा ई कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 1/3 इंटू एल्यूमिनियम 3 प्लस और प्लस क्या आ जाएगा 1/2 इंटू लैम्डा O2 माइनस। इसके लिए क्या आ जाएगा लैम्डा AB AXBY इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 1/y इंटू लैम्डा A प्लस वाई और प्लस 1/x इंटू लैम्डा B माइनस x। मेरी बात समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ जल्दी से, इन दोनों में देखो रिलेशन, एक बार इन दोनों में रिलेशन एक बार देखो तो समझ में आएगा आपको कि इन दोनों में रिलेशन है क्या। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चार्ज से डिवाइड कर देते हैं और मोलर कंडक्टेंस में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज का कोई रोल नहीं होता है। तो इन दोनों में एक चीज नजर आ रही है आपको, यहां पे नेट चार्ज कितना है बच्चे जल्दी से बताइए। अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, यहां पर मेरे पास नेट चार्ज कितना है,
नेट चार्ज कितना है यहाँ पे प्रवीण? नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, जोड़ो इसके ऊपर कितना है नेट चार्ज, 1 यूनिट, तो 1। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, कैल्शियम के ऊपर 2, क्लोराइड के ऊपर 2 यूनिट है। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, 3 यूनिट है। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 यूनिट है। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, XY यूनिट। तो याद रखना है। अब देखो जरा एक बार, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, लैम्डा E इंटू XY कर दूं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा M आ जाएगा कि नहीं? तो यहां पे याद रखना है हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा M इज इक्वल टू आ जाएगा n फैक्टर इंटू लैम्डा E। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, n फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज नेट चार्ज इज n फैक्टर, नेट चार्ज ही क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, नेट चार्ज ही किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पे n फैक्टर के बराबर नेट चार्ज हो जाता है। तो दिस इज नेट चार्ज, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं ताकि मैं आपको करके दिखा पाऊं इन्हें। नेट चार्ज हम करके देख चुके हैं, हाँ नेट चार्ज पे ही आ जाते हैं वापस से, चलिएगा। तो नेट चार्ज हमारे पास क्या आ गया है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, देख पा रहे हो, क्लियर है प्रवीण? ये समझ में आया, दोबारा बताना है बच्चे। तो यहां पे देखो नेट चार्ज हमारे पास कितना आ जा रहा है, यानी अगर लैम्डा E को नेट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा E आ जाएगा, इसे ही n फैक्टर कहते हैं। तो देखो कितने आराम से आप कर पा रहे हो। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, दिस इंटू दिस यानी 1। यहाँ पे नेट चार्ज 1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे XY है। देखो x इंटू वाई XY, y इंटू x XY, हमें सिर्फ मॉड्यूलस लेना है चार्ज का। तो ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, तो लैम्डा M इज इक्वल टू आ जाता है n फैक्टर इंटू लैम्डा E। यानी किसी का भी अगर आपको लैम्डा E पता है तो लैम्डा M आ जाएगा, और अगर लैम्डा M पता है तो लैम्डा E आ जाएगा। बहुत आसान सा है ये फंडा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए 2 स्पेशल लेक्चर है जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ नहीं, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि ये चैप्टर खत्म करने के बाद अगर हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो इट विल बी इन वेन, ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा फिर। तो मुझे पूरी कोशिश करनी है यहां पर। चलिए एक क्वेश्चन मुझे पहले करके बताओ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल containing KCl solution was found to be 55 ohm. The cell constant is इतना। The conductivity of the cell बताइए कितना हो जाएगा। Conductivity of cell ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कापा पूछ रहा है, जल्दी से बताइएगा कंडक्टिविटी ऑफ सेल कितनी हो जाएगी। गलती नहीं बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती का मतलब है कि हम बहुत पीछे चले गए। ऐसे क्वेश्चन में गलती का मतलब है हम हजारों से नहीं लाखों से पीछे छूट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं कर सकते हैं। चलिएगा, डन 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 डन। जी प्रवीण बाबू, ABC में से क्या आंसर है आपका, आपके अकॉर्डिंग ABCD में से देख लेते हैं जरा एक बार। इसे तो कोई भी गलत नहीं कर सकता, आप भी गलत नहीं करेंगे। अरे भाई, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है 55 ओम। हमें सेल कांस्टेंट गिवन है, हमें सेल कांस्टेंट गिवन है।
सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बच्चे? सेल कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट हमें गिवन है, कितना है हमारे पास? ये रहा, सेल कांस्टेंट है हमारे पास 0.616, ये हमें दिया हुआ है। तो अब तो गड़बड़ होनी भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास कापा इज इक्वल टू होता है 1/r इंटू L/A। तो यहां से हमारे पास कापा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/55 इंटू L/A। L/A कितना है? 0.616, ये है हमारे पास। तो ये आप देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 61.6/55 इंटू 10⁻⁻। यहां पर देखिएगा हमारे पास कितना है? इंटू 10⁻⁻²। -2, तो -2 में ही आंसर आना है, तो मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो -2 में आंसर आना है। 55 से इसे उड़ा देंगे तो 1.12 इंटू 10⁻², दिस इज आंसर। तो ये 1.12 इंटू 10⁻⁻, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 12, 1 तो आएगा नहीं, 12 आएगा, तो ये आ जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो कितने आराम से आप कर सकते हो, आंसर इज बी। तो आपको क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई हैव, चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक बार फटाफट से। चलिए, तो प्रवीण यहां तक का आपने करके लाना है आज मुझे, क्योंकि एक मीटिंग है तो क्लास को जल्दी से एंड करना पड़ेगा। ये आपके लिए होमवर्क में है, ये 2 चीजें पढ़ के आइएगा। एक तो आयनिक एटमॉस्फेयर पढ़ के आना है बेटा आपने, और एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ये भी होमवर्क में है। इसे रीड इट, जस्ट रीड इट वंस, इसे पढ़ लीजिएगा आप, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है। कल फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए मचाते रहो और ऐसे ही केमिस्ट्री की बैंड बजाते रहो। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं डीएसए के थ्रू वो सारे करते जाना, मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। चलिए।